तो चलिए आते हैं एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा क्या है, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। फिर से इसका सैम्पल स्पेस हमने काफ़ी बारी बनाया है पिछले वीडियोस में। तो इन लोगों ने कहा है 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, है ना। कॉइन के आउटकम्स क्या होते हैं, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूँ तो उसके आउटकम्स होंगे हेड एंड टेल, है ना। और एक डाई के आउटकम्स क्या होंगे, इधर 1 2 3 4 5 और 6 होंगे, राइट। लेकिन अगर दोनों साथ में लाने हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ लाने हैं, तो उसका सैम्पल स्पेस मैंने बताया हुआ है किस तरीके से लिखते हैं। फिर भी यहाँ पे देख लो, अगर याद नहीं आ रहा है तो मैं लिखता हूँ लेट एस बी दी सैम्पल स्पेस, एस बी दी सैम्पल स्पेस, है ना। तो सैम्पल स्पेस एस है, मुझे बोला है 1 कॉइन 1 डाई। 1 कॉइन मतलब हेड्स टेल्स, 2 आउटकम्स होंगे। डाई मतलब 1 2 3 4 5 6 ये आउटकम्स होंगे। लेकिन दोनों साथ में अगर लाना है तो पहले एच के साथ हम लोग लिखेंगे 1, फिर एच के साथ 2 आ सकता है, एच के साथ 3, एच के साथ 4। मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है पुराने वीडियोस में ऐसा क्यों आता है। एच के साथ 6, है ना। एच के साथ 1 2 3 4 5 6 लिख देना है। फिर टेल के साथ लिखना है, टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 एंड फाइनली टेल के साथ 6 आ जाएगा, है ना। सो टोटल सैम्पल पॉइंट्स कितने आए अपने पास, यहाँ पे 12 सैम्पल पॉइंट्स यहाँ पे आ गए, है ना। 12 सैम्पल पॉइंट्स यहाँ पे आ गए। इवेंट ए, इवेंट ए कहता है टू गेट हेड एंड ऑड नंबर, है ना। इवेंट ए, इवेंट ए क्या कहता है, टू गेट हेड एंड ऑड नंबर, मतलब हेड के साथ ऑड नंबर आना चाहिए। तो हेड के साथ, हेड मतलब एच, एच के साथ जो ऑड नंबर वाले सैम्पल पॉइंट्स है वो उठा के इसमें लिख दो। हेड के साथ ऑड नंबर मतलब 1 3 5, तो एच के साथ 1, एच के साथ 3, एच के साथ 5। ये हेड के साथ ऑड नंबर हो गए, इतने ही है, 3 और तो है नहीं, ये 3 ही है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एन ऑफ ए कितना आ जाएगा, 3 का आ जाएगा, है ना। उसके बाद इवेंट बी क्या कहता है, टू गेट हेड और टेल एंड इवन नंबर। इवेंट बी का जो स्टेटमेंट है लिख देना, टू गेट हेड और टेल एंड इवन नंबर, मतलब हेड भी चलेगा टेल भी चलेगा, लेकिन उनके साथ इवन नंबर होना चाहिए। तो हेड के साथ इवन नंबर पहले कौन से हैं लिखते हैं, H2 H4 H6, ये इवन नंबर्स है ना हेड के साथ। H के साथ 2, H के साथ 4, H के साथ 6, मतलब हेड के साथ इवन नंबर आ गए। इन लोगों ने बोला हेड रहा है टेल रहा, दोनों भी चलेगा, लेकिन इवन नंबर होना चाहिए। तो हेड के साथ इवन ले लिया, अब टेल के साथ इवन लेंगे क्योंकि टेल भी बोला हुआ है। टेल के साथ 2, टेल के साथ 4 और फिर 6, टेल के साथ 2, टेल के साथ 4, टेल के साथ 6। तो हाउ मेनी members do we have in B? 1 2 3 4 5 6, we have 6 members in B, n of B 6 हो जाएगा। इवेंट सी, इवेंट सी देखिए क्या कहता है, नंबर ऑन फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन। ये पहले तो लिख देना पूरा का पूरा, है ना। नंबर ऑन फेस इज ग्रेटर देन 7। अच्छा, अगर मैं डाई रोल करता हूं तो मैक्सिमम मुझे 6 आ सकता है, तो ग्रेटर देन 7 आएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। नंबर ग्रेटर देन 7 पॉसिबल है क्या, क्योंकि डाई पे तो 6 तक ही आते हैं आउटकम्स। यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7 पॉसिबल है, ढूंढना लिखना पॉसिबल नहीं है। तो जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, जो इवेंट पॉसिबल नहीं है, ऐसे इवेंट को हमेशा इम्पॉसिबल इवेंट कहा जाता है। तो सी में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ग्रेटर देन 7 कुछ है ही नहीं, एम्प्टी सेट है ना। तो एन ऑफ सी कितना होगा,
ज़ीरो। एन ऑफ सी कितना होगा? ज़ीरो। याद रखिए ऐसे इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी भी हमेशा ज़ीरो ही होता है ना। तो जो इवेंट आ नहीं सकते उन्हें इम्पॉसिबल इवेंट्स कहते हैं, जिनका प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़ीरो होता है। आई होप ये भी समझा होगा, बहुत ही आसान सम था। पॉज करके फटाफट नोट कर लीजिए। तो थर्ड एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद फाइनली हम लोग अभी सीखने वाले हैं कि हम लोग एक्चुअली प्रोबेबिलिटी को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, है ना। इसका प्रोबेबिलिटी वगैरह का डिस्कशन, डेफिनेशन वगैरह जो था वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, तो आइए पहले उसको रीड करते हैं कि क्या दिया गया है हमें। When possibility of an expected event is expressed in number, it is called probability। तो यहाँ पे बोला गया है कि पॉसिबिलिटी किसी भी इवेंट का अगर मैं नंबर में एक्सप्रेस करूँ तो उसे प्रोबेबिलिटी कहा जाएगा, है ना। तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं बताऊँ तो लोगों को, तो जो चांस होता है ना, जो चांस होता है किसी भी चीज़ का या किसी भी इवेंट का आने का, उस चांस को अगर हम लोग एक नंबर फॉर्मेट में लाएंगे तो उसे प्रोबेबिलिटी कहा जाता है ना। जैसे कि हेड आने का कितना चांस है, 50% चांस है। जब 2 कॉइन्स उड़ाते हैं तो हेड आने का कितना चांस है ना। कुछ वो नंबर में होगा, चांस जो होगा उस नंबर में जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं चांस को, उसे ही प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। तो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? किसी भी पॉसिबिलिटी को नंबर में एक्सप्रेस करना, है ना। किसी भी पॉसिबिलिटी को नंबर में एक्सप्रेस करना इस प्रोबेबिलिटी। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन और इन परसेंटेज यूजिंग द फॉर्मूला। तो वो जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है उसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे या तो फ्रैक्शन में या तो परसेंटेज में, है ना। तो मोस्टली हम लोग फ्रैक्शन में ही एक्सप्रेस करते हैं यूजिंग फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? एक इवेंट है। ए क्या है? एक इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट का कैसे मिलता है? एन ऑफ दैट इवेंट अपॉन एन ऑफ एस, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स इन दैट इवेंट अपॉन नंबर ऑफ मेंबर्स इन सैंपल स्पेस। आया समझ में? सपोज मुझे इवेंट बी का प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, इवेंट बी का, तो हम लोग क्या लिखेंगे? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालना है, हम लोग क्या लिखेंगे? एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। ये फॉर्मूला होगा, है ना, जहाँ पे एन ऑफ एस हमेशा नीचे आता है। बहुत सारे बच्चे न जाने की उल्टा पुल्टा लिखते हैं। एन ऑफ एस जो है वो हमेशा नीचे ही आता है ना। एन ऑफ एस जो है वो सबसे बड़ा होगा, वो नीचे ही आएगा, बड़ा हमेशा नीचे आएगा, याद रखो। एन ऑफ बी कैसे लिखेंगे? अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे लिखेंगे? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कैसे लिखेंगे? एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ एस हमेशा नीचे ही होगा, है ना। रिक्वायर्ड सैंपल पॉइंट्स अपॉन टोटल सैंपल पॉइंट्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का कैसे निकाला जाता है? सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए तो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। बी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी चाहिए एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। अकॉर्डिंगली हम लोग कर लेंगे। एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट का 0 और 1 के बीच में ही होता है ना। प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है, या उनके बीच में जो भी आएगा 0.5, 0.7, 0.66 वगैरह वगैरह होगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। या फिर अगर परसेंटेज के फॉर्मेट में सोचे तो प्रोबेबिलिटी जो होगा कोई भी इवेंट का वो मिनिमम 0% होगा, मैक्सिमम 100% होगा, या उनके बीच में जो भी है 50%, 60%, 30%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली। तो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी मतलब जो भी पॉसिबिलिटी है उसे नंबर में एक्सप्रेस करना। किस तरीके से, कौन से फॉर्मूला से वो मिलेगा? ये वाले फॉर्मूला से, है ना। एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। अगर बी का प्रोबेबिलिटी चाहिए तो एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। ये हमेशा हम लोग एक फ्रैक्शन में नहीं तो परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी इवेंट का, कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, है ना। आई होप समझ में आ गया है ये। इतना अच्छे से फटाफट से नोट कर लो।
तो हम लोगों ने समझ लिया कि प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट का कैसे निकाला जाता है। सपोज ए का प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, हमेशा एन ऑफ एस नीचे आएगा। बी का प्रोबेबिलिटी चाहिए तो एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। सी का प्रोबेबिलिटी चाहिए एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस हमेशा नीचे आएगा। तो क्योंकि हमने ये समझ लिया है कि प्रोबेबिलिटी कैसे ढूंढा जाता है, तो हम लोग लास्ट एक्सरसाइज पे प्रोबेबिलिटी के बढ़ते हैं, जो कि है फोर्थ एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी का, है ना। तो ये एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ ऐसे खास अलग नहीं करना है। जो पिछले एक्सरसाइज में हमने किया है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेप्स सेम रहेंगे जो पिछले एक्सरसाइज में हुए हैं थर्ड एक्सरसाइज में। खाली यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ेगा, एक स्टेप आगे आएगा, हम लोग सिर्फ प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे, है ना। पिछले एक्सरसाइज में हमको नहीं कहा गया था प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए। पिछले एक्सरसाइज में हमको कहा गया था एन ऑफ एस ढूंढिए, ए ढूंढिए, बी ढूंढिए, सी ढूंढिए, है ना, इवेंट्स ए बी सी ढूंढिए, प्रोबेबिलिटी ढूंढो ऐसे नहीं कहा गया था। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में इन लोगों ने कहा है प्रोबेबिलिटी ढूंढिए। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो ध्यान से पढ़िए कि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए कहा है या नहीं कहा है। अगर प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए नहीं कहा है तो बस हम लोग इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी ढूंढ के रखेंगे और आगे कुछ नहीं करेंगे, प्रोबेबिलिटी वगैरह नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है फाइंड प्रोबेबिलिटी, तो ही प्रोबेबिलिटी वाला स्टेप करना है, अदरवाइज नहीं करना है ना। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। जो आखिरी एक्सिस का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा गया है इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड प्रोबेबिलिटी। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है फाइंड प्रोबेबिलिटी। अगर ऐसा मेंशन किया है क्वेश्चन में तो ही प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे, नहीं तो सिर्फ इवेंट्स ढूंढेंगे और वहीं पे सबको स्टॉप करेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे फाइंड प्रोबेबिलिटी बोला है तो हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे। बहुत ही आसान है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या दिया है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूँ लेट, वैसे ही करना है जो पिछले एक्सरसाइज में करा है, मेजॉरिटी वो ही है, खाली एक स्टेप आगे होगा। लेट एस बी दी सैंपल स्पेस, है ना। पिछले एक्सरसाइज में भी हमने लिखा था ये चीज। एस क्या है, सैंपल स्पेस है। किसका सैंपल स्पेस है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड का सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। 2 कॉइन्स का जो सैंपल स्पेस है वो कैसे बनाते हैं हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये होगा, पहले एच एच होगा, फिर एच टी होगा, फिर टी एच होगा, फिर टी टी होगा। पहले दोनों एच लिखते हैं, फिर एच टी लिखते हैं, उसका उल्टा टी एच, फिर टी टी। आई होप सबको पता है ये। एन ऑफ एस जो होगा वो कितना हो गया, 4 हो गया। तो एन ऑफ एस 4 लिख देंगे। बढ़िया तरीके से लिखना है, बढ़िया तरीके से एकदम, है ना। तो एन ऑफ एस तो हम लोगों ने लिख दिया। एन ऑफ एस लिखने के बाद इन लोगों ने पहला इवेंट दिया है। अच्छा, इन लोगों ने इवेंट को नाम नहीं दिया, नाम हम लोग अपने मन से दे सकते हैं, है ना। पहला इवेंट क्या दिया है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। पहला इवेंट इन लोगों ने दिया है गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो मैं लिखता हूँ लेट इवेंट ए, नाम दिया मैंने इवेंट ए, है ना। इवेंट ए क्या है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो पिछले एक्सरसाइज में भी हम लोगों ने किया था, इवेंट ए डिस्क्राइब करके उसको नीचे सेट के नोटेशन में लिखा था। एटलीस्ट आ गया यहाँ पे, क्या आ गया, एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब उतना या उससे ज़्यादा, बहुत बारी बोला है मैंने अब तक ये, है ना। तो एटलीस्ट 1 हेड चाहिए। एटलीस्ट 1 हेड मतलब 1 हेड या 1 से ज़्यादा भी चलेगा। एटलीस्ट मतलब उतना या उससे ज़्यादा। तो एटलीस्ट 1 हेड मतलब 1 हेड या 1 से ज़्यादा हेड चलेगा। तो सैम्पल स्पेस में 1 हेड या 1 से ज़्यादा हेड वाले सब लिखता हूँ मैं। इसमें 1 से ज़्यादा है, 1 वाला भी चलेगा, 1 या 1 से ज़्यादा चाहिए मुझे, है ना। तो ये है, क्योंकि इसमें तो हेड है ही नहीं तो लिखेंगे ही नहीं। तो गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड मतलब ये 3 उसमें आ जाएंगे, 1 हेड या 1 से ज़्यादा हेड। तो एन ऑफ ए कितना हुआ फिर यहाँ पे, एन ऑफ ए कितना हुआ फिर यहाँ पे, 3 हो गया। देखो इतना तो हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में भी करा था, है ना। एन ऑफ ए तक तो हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में भी करा था। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बोला है फाइंड करने के लिए, बस इसके आगे एक स्टेप करना है ना। मैंने बताया क्या है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ एस हमेशा नीचे आएगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना आया है 3, एन ऑफ एस कितना आया है 4। तो इसका आंसर होगा 3/4। बस ये एक एक्स्ट्रा स्टेप करना है आगे। अगर किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी बोला है तो इसके आगे जस्ट हम लोगों को ये एक स्टेप कर देना है ना। नीचे यहाँ पे स्टेटमेंट में आंसर लिखना है सभी बच्चों को। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड
इज 3/4। देखो प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन में एक्सप्रेस हुआ है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज 3/4, इधर नीचे कंपलसरी लिखना है। ये होने के बाद हम लोग सेकेंड वाले सब क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकेंड सब क्वेश्चन कहता है गेटिंग नो हेड, है ना, गेटिंग नो हेड, तो उसको इवेंट बी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इवेंट बी। मैं लिखता हूं गेटिंग नो हेड, है ना। गेटिंग नो हेड मतलब हेड आना ही नहीं चाहिए, हेड आना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा कौन सा सैंपल पॉइंट है जिसमें हेड नहीं आता? सिर्फ एक ही है, टी टी, एक ही है, टी टी। तो एन ऑफ बी कितना आया? 1 आया। मुझे इन लोगों ने प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए कहा है, तो मैंने बताया है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? एन ऑफ बी, यहाँ पे बी है ना, एन ऑफ बी अपॉन नीचे कंपलसरी एन ऑफ एस ही होगा। एन ऑफ बी कितना है? 1 है। एन ऑफ एस कितना है? 4 है। एन ऑफ बी कितना है? 1 है। एन ऑफ एस कितना है? 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/4 आया। नीचे फाइनल स्टेटमेंट लिखना है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड इज 1/4। आई होप समझ में आया है किस तरीके से करना है। अगर प्रोबेबिलिटी बोला है ढूंढने के लिए तो इसके आगे बस एक स्टेप करना है, इसके आगे बस एक स्टेप करना है। इतना तो हम लोग पिछले एक्सरसाइज में कर रहे ही थे। आई होप सबको समझा होगा। पॉज करके फटाफट नोट कर लो तो अगले क्वेश्चन पे बढ़े हम लोग। आइए तो बढ़ते हैं हम लोग लास्ट एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे और देखते हैं कि ये क्या कहता है। तो यहाँ पे लिखा गया है 2 डाइस आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने आपसे कहा था कि थर्ड एक्सरसाइज और फोर्थ एक्सरसाइज जो है प्रोबेबिलिटी का वो ऑलमोस्ट सेम है। थर्ड एक्सरसाइज में बस हमको कहा जाता है कि फाइंड इवेंट ए बी एंड सी, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछते, तो हम लोग सिर्फ ए बी और सी निकाल के रखते हैं। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में जो फोर्थ एक्सरसाइज है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया फाइंड प्रोबेबिलिटी। अगर ये लोग मेंशन करेंगे फाइंड प्रोबेबिलिटी तो ही हम लोग प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे, और प्रोबेबिलिटी ढूंढने का फॉर्मूला तो ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। सपोज इवेंट ए है तो ए का प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगा? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, है ना। सपोज इवेंट बी है, बी का प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगा? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। सी है तो सी का एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस, है ना। जो भी इवेंट लेंगे ऊपर उसके सैंपल पॉइंट्स होंगे और नीचे टोटल सैंपल पॉइंट्स होंगे। एन ऑफ एस हमेशा नीचे ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी बोलेंगे तो ही हम लोग प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे, वरना इवेंट ए बी सी उतना ही ढूंढना है। एग्जाम में ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पूछा है या नहीं पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 डाइज आर रोल्ड बोला है, तो 2 डाइज आर रोल्ड बोला है तो उसका सैंपल्स पे सभी लोग जानते हैं, है ना। मैं लिखता हूँ लेट एस बी दी सैंपल स्पेस, है ना। 2 डाइज आर रोल्ड का सैंपल स्पेस जो होगा वो होगा 1,1, 1,2, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, 1,3, 1,4, 5, 1,6, फिर होगा 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 5, 6, फिर होगा 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, फिर होगा 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, फिर होगा 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, फिर होगा 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। आई होप ये सबको पता है। तो इस तरीके से जो एन ऑफ एस है वो यहाँ पे 36 आता है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी बार किया है डिस्कस, है ना। तो 2 डाइस आर रोल्ड बोला था, उसका सैंपल स्पेस लिख दिया। पहला जो इवेंट है वो कहता है द सम ऑफ डिजिट्स इज एटलीस्ट 10, है ना। पहले इवेंट को नाम नहीं दिया गया तो हम लोग नाम देंगे हम लोग इवेंट ए, है ना। और वो स्टेटमेंट एज इट इज़ उतारना है वहाँ पे।
द सम ऑफ डिजिट्स इज एटलीस्ट 10, द सम ऑफ डिजिट्स इज एटलीस्ट 10, है ना। तो यहाँ पे बोला है सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी एटलीस्ट 10। सबसे पहले सम का मतलब होता है एडिशन। किसका एडिशन? इन डिजिट्स का एडिशन, है ना। ये 1 1 मतलब एडिशन 1 1 का क्या होगा? 1 + 1 2, 1 + 2 का एडिशन 3 होगा, 1 + 3 का एडिशन 4 होगा, 1 + 4 का एडिशन 5 होगा। सम ऑफ डिजिट्स मतलब इनका सम मतलब एडिशन इज एटलीस्ट 10 बोला है। एटलीस्ट का मतलब होता है उतना है, उससे ज़्यादा मैंने बहुत बारी बोला है अभी ये चीज़, है ना। मुझे सम एटलीस्ट 10 चाहिए, मतलब 10 या 10 से ज़्यादा चाहिए, है ना। तो मैं कौन से सैम्पल पॉइंट्स उठाऊंगा जिनका सम 10 या 10 से ज़्यादा होगा। मुझे इन लोगों ने कहा है सम जो होना चाहिए वो 10 होना चाहिए एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है 10 या 10 से ज़्यादा भी चलेगा। तो मैं वो सारे सैम्पल पॉइंट्स उठाऊंगा जिनका सम 10 या 10 से ज़्यादा होगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अगर देखोगे इन सब का एडिशन, तो फाइनल लास्ट वाले सैम्पल पॉइंट का, ये जो फर्स्ट रो है उसमें लास्ट वाले सैम्पल पॉइंट का एडिशन 1 + 6 7 होता है। मतलब बाकी सब तो उससे कम ही होंगे। यहाँ पे भी तुम लोग ऐड करके देख सकते हो, 2 + 1 2 + 2 2 + 3 2 + 4 2 + 5 2 + 6 कितना होता है? 8 होता है। मुझे चाहिए एटलीस्ट 10, मतलब 10 या 10 से ज़्यादा चाहिए था, है ना। 3 + 1 4 होगा। ऐसे ही सबका चेक करो, फाइनल कितना होगा ये रो में? 3 + 6 9 होगा, राइट। मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एटलीस्ट 10। ये सब में अगर ऐड करोगे तो फाइनल कितना होगा? लास्ट ये रो में जो लास्ट सैंपल पॉइंट है उसका कितना होगा? 4 + 6 10। क्या मुझे 10 चाहिए सम? बिल्कुल चाहिए, 10 या 10 से ज़्यादा दोनों चाहिए। तो ये 4, 6 एज इट इज लिखा मैंने, है ना। ये रो में एक एक चेक करते हैं एडिशन सबका। तो 5 5 10 होगा, चाहिए मुझे 5 5 10 होगा, और 5 + 6 11 होगा, वो भी चाहिए मुझे, राइट। 10 या 10 से ज़्यादा चाहिए मुझे, तो 11 10 से ज़्यादा ही होगा, है ना। लास्ट वाले रो में आते हैं तो 6 + 4 10 आएगा, 6 + 4 10 आएगा। मुझे सम 10 चाहिए या 10 से ज़्यादा। 6 + 5 11 चलेगा, 6 + 6 12 चल जाएगा, है ना। 6 5 भी चलेगा, 6 6 भी चलेगा। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। एन ऑफ ए कितना है? 6। अगर हमको प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा होता तो हम लोग यहीं पे सम को स्टॉप करते, इतना ही करते, लेकिन यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी पूछा गया है ना। तो अगर प्रोबेबिलिटी पूछा गया तो एक स्टेप आगे करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पी ऑफ ए, क्या है फॉर्मूला? मैंने बोला एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ एस हमेशा नीचे होगा। एन ऑफ ए कितना है? 6 है। एन ऑफ एस कितना आया था यहाँ पे? 36 आया था, तो नीचे 36 चला जाएगा। 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा, तो अपना आंसर जो होगा वो होगा 1/6। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/6। यहाँ पे कंपलसरी हर एक इवेंट को सॉल्व करने के बाद नीचे स्टेटमेंट में आंसर लिखना है आप सभी को। जैसे यहाँ पे है किसका प्रोबेबिलिटी चाहिए था? सम ऑफ डिजिट्स इज एटलीस्ट 10 ना। तो यहाँ पे लिखो प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ डिजिट्स इज एटलीस्ट 10 इज 1/6। कंपलसरी यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। स्टेटमेंट लिखने के बाद फिर सेकेंड सब क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड सब क्वेश्चन कहता है सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेस इज 33, है ना। उस इवेंट को भी नाम नहीं दिया, नाम नहीं दिया तो अपने हिसाब से एक नाम हम लोग फिक्स करेंगे। द सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेस इज 33। द सम ऑफ डिजिट्स on upper face is 33। सम कितना होना चाहिए? 33 होना चाहिए। इन लोगों ने बोला है ऐसे सैंपल पॉइंट्स ढूंढो जिनका सम 33 आता है। अब यहाँ पे अगर एडिशन करोगे, है ना, एडिशन करोगे तो यहाँ पे सबसे बड़ा एडिशन किसका होगा? 6 6 का ही होगा, है ना, क्योंकि बाकी सब तो उससे छोटे हैं। मैक्सिमम नंबर इन सैंपल पॉइंट्स में जो दिखेगा वो होगा 6 6, और 6 6 का जो मैक्सिमम नंबर है एडिशन अगर करोगे तो 6 + 6 12 आता है ना। लेकिन इन लोगों ने क्या बोला है? एडिशन 33 चाहिए, सम 33 चाहिए। मैक्सिमम एडिशन कितना आता? इन सब में जो मैक्सिमम एडिशन होगा वो 6 6 का होगा, जो कि 6 + 6 12 आता है। लेकिन इन लोगों को कितना चाहिए? 33 चाहिए। क्या ये पॉसिबल है?
नहीं, यहाँ पे सिर्फ 12 आता है, एडिशन 33 चाहिए, जो कि बिल्कुल यहाँ से पॉसिबल नहीं है। ऐसा एक भी सैंपल पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा जो एडिशन 33 देगा, है ना। मैक्सिमम एडिशन अपना 12 आता है, तो ये होगा एम्प्टी सेट, है ना। इम्पॉसिबल इवेंट है ये, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, सम 33 आ नहीं सकता। तो एन ऑफ बी कितना हो गया, 0 हो गया। इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं जो हो नहीं सकता है, वैसे इवेंट्स को इम्पॉसिबल इवेंट्स बोलते हैं जिनका प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होता है। 0 क्यों होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ बी का फॉर्मूला क्या होगा, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी तो 0 हो गया, राइट। एन ऑफ एस तो 36 है, लेकिन 0 अपॉन 36 इज ऑलवेज 0। तो इम्पॉसिबल इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होता है। एमसीक्यूज में आ सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। वहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, 1, 0, 0.5, है ना। तो इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 होता है। थर्ड सब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द डिजिट ऑन फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन डिजिट ऑन सेकेंड डाई। इन लोगों ने बोला है डिजिट ऑन फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन डिजिट ऑन सेकेंड डाई। तो यहाँ पे इवेंट सी करके वो लिख देना, मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है, तो ये पूरा जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, द डिजिट ऑन फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन डिजिट ऑन सेकेंड डाई, पूरा का पूरा उतार देना यहाँ पे एज इट इज, है ना। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, डिजिट ऑन फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन डिजिट ऑन सेकेंड डाई। इसका क्या मतलब हुआ, डिजिट ऑन फर्स्ट डाई, आराम से पढ़ के समझ लो इसको। डिजिट ऑन फर्स्ट डाई, ये 2 डाइज है ना, ये 2 डाइज है, 1 1 मतलब ये पहला डाई है, दूसरा डाई है। द डिजिट ऑन फर्स्ट डाई, डिजिट ऑन फर्स्ट डाई मतलब ये है ना, ये डिजिट ऑन फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन डिजिट ऑन सेकेंड डाई। ग्रेटर मतलब बड़ा होना चाहिए सेकेंड वाले से, पहला वाला डिजिट बड़ा होना चाहिए सेकेंड वाले से। वैसे सारे सैंपल पॉइंट्स उठाने हैं, पहला बड़ा होना चाहिए सेकेंड से। यहाँ पे वैसा है क्या, नहीं, यहाँ पे तो दोनों इक्वल है, तो ये नहीं ले सकते। पहला बड़ा है क्या सेकेंड से, नहीं है। पहला बड़ा है क्या सेकेंड से, इन लोगों को चाहिए फर्स्ट डाई ग्रेटर देन सेकेंड डाई। फर्स्ट डाई ग्रेटर होना चाहिए सेकेंड से, है ना। फर्स्ट ग्रेटर है क्या सेकेंड से, नहीं। फर्स्ट ग्रेटर है क्या सेकेंड से, नहीं। फर्स्ट ग्रेटर है क्या सेकेंड से, नहीं। फर्स्ट ग्रेटर है क्या सेकेंड से, बिल्कुल है ना। फर्स्ट ग्रेटर है, 2 ग्रेटर है 1 से, तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट ग्रेटर सेकेंड से। यहाँ पे फर्स्ट ग्रेटर है क्या सेकेंड से, नहीं, दोनों इक्वल है ना। क्या यहाँ पे फर्स्ट ग्रेटर है सेकेंड से, नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। क्या यहाँ पे फर्स्ट ग्रेटर है सेकेंड से, बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या यहाँ पे फर्स्ट ग्रेटर है सेकेंड से, बिल्कुल है। क्या यहाँ पे फर्स्ट ग्रेटर है सेकेंड से, नहीं, दोनों इक्वल हैं, तो नहीं ले सकते। मुझे चाहिए फर्स्ट ग्रेटर सेकेंड से। यहाँ पे फर्स्ट ग्रेटर है सेकेंड से, नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। क्या यहाँ पे फर्स्ट ग्रेटर है सेकेंड से, है। क्या यहाँ पे फर्स्ट ग्रेटर है सेकेंड से, है। क्या यहाँ पे फर्स्ट ग्रेटर है सेकेंड से, है। तो ये तीनों ही लिख सकता हूँ मैं, 4 1 4 2 4 3, है ना। फिर 4 4 में दोनों इक्वल हो जाते हैं, इक्वल वाले नहीं ले सकते। क्या यहाँ पे फर्स्ट ग्रेटर है सेकेंड से, नहीं है। क्या यहाँ पे फर्स्ट ग्रेटर है सेकेंड से, नहीं है। क्या यहाँ पे फर्स्ट ग्रेटर है सेकेंड से, है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ये चारों ही लिख देता हूं मैं, जहां पे फर्स्ट ग्रेटर है सेकेंड से, है ना। ये चारों ही लिख दिए मैंने। बाकी के ये तो इक्वल है, नहीं ले सकते। यहाँ पे फर्स्ट ग्रेटर नहीं है सेकेंड से, तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रेटर है सेकेंड से देख सकते हो। यहाँ पे भी ग्रेटर है फर्स्ट सेकेंड से, फर्स्ट ग्रेटर है सेकेंड से, फर्स्ट ग्रेटर है सेकेंड से, फर्स्ट ग्रेटर है सेकेंड से। आखिरी वाला इक्वल है, वो नहीं ले सकते। तो बाकी के जो है वो मैं यहाँ पे फर्स्ट ग्रेटर जो है सेकेंड से लिख देता हूँ। आई होप सबको नज़र आता होगा, समझ में आ गया होगा, खुद से भी कर सकते हो, कुछ यहाँ पे मुश्किल नहीं है। तो ये इतने सैंपल पॉइंट्स आ जाते हैं। गिनते हैं ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 है। क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे बॉक्स बना के लिखता हूँ, है ना। जो n ऑफ c आया वो कितना आया, 15 आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ c हम लोग कैसे ढूंढेंगे, n ऑफ c अपॉन n ऑफ s। n ऑफ c कितना आया था 15, n ऑफ s कितना आया था 36। इन दोनों को 3 के टेबल से सिंप्लीफाई कर सकते हैं फ्रैक्शन को, इस फ्रैक्शन को।
तो 3 5 ज़ा 3 12 ज़ा, तो फाइनल आंसर जो आया वो क्या आया 5/12 आएगा। कोई भी फ्रैक्शन अगर सिंप्लीफाई होता है तो उसे करना है ना। तो इस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुआ। पॉज करके ढंग से नोट कर लीजिए।